अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। इस वक्त वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी सरगर्म है, एहतजाज कर रही है, बल्कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। लेकिन सिंध में जो मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सिंध हाई कोर्ट से तकरीबन तमाम जमातों ने रजू करने का दावा किया, लेकिन जमात इस्लामी की दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत करार पाई और नोटिस भी हुए। उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा MQM, PSP और PTI के जो दावे हैं उनकी भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मेरे साथ आज एक बार फिर असगर उमर साहब मौजूद हैं। असगर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमने बताना है, जमात इस्लामी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आए थे, मीडिया टॉक भी हुई थी। उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी किए हैं। दरख्वास्त में जमात इस्लामी की जानिब से क्या कहा गया था, क्योंकि ये मामला हाईलाइट नहीं हुआ अदालती फोरम से कि अदालत में कितने बड़े महाज पर जमात इस्लामी को फतह हुई और एहतजाज और उनका धरना और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दरख्वास्त में क्या कहना था, अदालत ने किस किस से जवाब तलब किया है, और उसके बाद अब कल चूँकि एक बड़े एक एहतजाज के साथ रोड जो शारा फैसल है उसको बंद करने का भी ऐलान किया गया है जमात इस्लामी की तरफ से। तो ये सारी तफसीलात बताइएगा हमारे देखने वालों को। देखें, शायद ये बहुत ज़्यादा एक अहम इशू है कि कराची के मेयर को क्या इख्तियारात होंगे, यानी कि कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या कराची की सिटी हुकूमत को क्या इख्तियारात होंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसके बारे में सूबाई असम्बली ने जो अभी कानून साज़ी की है, इस पर कराची के तमाम लोगों को, मुख्तलिफ जो पार्टियाँ थी जो कराची की नुमाइंदगी का दावा करती हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ किया। हर एक का एक मुख्तलिफ तरीका था। जिनके पार्लियामेंट में नुमाइंदगी थी उन्होंने पार्लियामेंट में भी किया, लेकिन पार्लियामेंट में चूँकि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, इसलिए वहाँ पर वो बिलडोज़ करते हैं और वहाँ एतराज़ करना बेसूद होता है, इसलिए वो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकल पाता। इसलिए तमाम पार्टियों ने ये ऐलान किया था कि वो यहाँ सिंध हाई कोर्ट आएंगे, क्योंकि कानून और आइन की बात हो, ये सिर्फ अददी अक्सरियत का मामला नहीं है कि एक दफ़ा वोट मिल गए हैं तो बस उसके नाम पर काम कर दिया जाए। कोई चीज़ कायदे, कानून और मेरिट पर होनी चाहिए। इसलिए तमाम सियासी पार्टियों ने ऐलान किया था कि वो सिंध हाई कोर्ट से रजू करेंगे। यहाँ पर MQM ने भी ये कहा कि हम यहाँ केस दायर करेंगे इस कानून के ख़िलाफ़। इसके साथ PSP ने भी कहा, जो शहर की नुमाइंदगी करती है, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी कराची की करती है वो PTI है। PTI की जानिब से हलीम आदिल शेख भी ने भी कहा कि हम यहाँ आएंगे, और उन्होंने ये तासुर भी दिया इन तीनों पार्टियों ने कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये पटिशन दायर कर दी है। लेकिन उसकी संजीदगी का आलम यह है कि कुछ पार्टियों की दरख्वास्तें तो ये थी कि जनाब अभी वो चूँकि कानून नहीं बना है, बिल की हैसियत में है, अभी वो प्रोपोज्ड है, हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, इसलिए वो दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं थी। कुछ में जो कानूनी नुकात उठाए गए थे वो अदालत ने उसे काबिल समाअत करार दिया। और जो PTI की जानिब से तो बल्कि ये हुआ कि हलीम आदिल शेख आए, उन्होंने यहाँ हलफनामा दाखिल करा दिया कि वो पटिशन दायर करना चाहते हैं, लेकिन 2 हफ़्ते गालबन गुजर गए हैं, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक कोई हतमी ड्राफ्ट अदालत में नहीं आया। हमने मुतल्लिका ब्रांच जाके ये चेक किया कि पटिशन में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है PTI की। सर, कहने का मकसद ये है कि उन्होंने दावा किया, ऐलान किया, मीडिया टॉक की, ख़बरों की जीनत तो ज़रूर बने कि उन्होंने सिंध हुकूमत का बल्दियाती ऑर्डीनेंस 2021 है उसको चैलेंज कर दिया है सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर बाकायदा कोई दरख्वास्त ही दायर नहीं की, ख़बरें चलवा के वापस चले गए, उसके बाद फिर दोबारा अदालत नहीं है। हाँ, शायद यही कुछ सूरत हाल बन रही है कि लोग मीडिया ज़्यादा खेल रहे हैं, स्क्रीन पर ज़्यादा खेल रहे हैं, मीडिया ट्रायल ये कुछ करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, और एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। यही हमारे साथ कराची का अलमिया है कि इस मामले में जमात इस्लामी ने एक संजीदा कोशिश की, और उन्होंने प्रोफेशनल लॉयर बैरिस्टर सलाहुद्दीन, जो हाई कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं और एक सीनियर लॉयर हैं पूरे पाकिस्तान में, जो बार एसोसिएशन है उनकी वैल्यू है, तो जुडिशरी में उनकी बात को वज़न दिया जाता है, वो पेश हुए और उन्होंने जमात इस्लामी की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 140A जो आइन का है वो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बात होता है। ये लोकल डिपार्टमेंट नहीं है, एक शोबा नहीं है, बल्कि पूरी गवर्नमेंट है जो मुकामी हुकूमत को चलाएगी, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट होंगे, एजुकेशन भी होगी, हेल्थ भी होगी, और इसके साथ टैक्स भी ये वसूल कर सकेंगे। यहाँ पर स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, हॉस्पिटल होंगे, मुलाजमतें लोगों को दी जा सकेंगी। तमाम चीज़ें एक मुकम्मल हुकूमत का इख्तियार दिया जाए। जिस तरीके से सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से मांगती है कि वसाइल निचली सतह पर दिए जाएँ, इस तरीके से सूबाई हुकूमत को भी नीचे अपने अज़ला में ये तकसीम करने चाहिए। तो एक ये संजीदा नौइयत की दरख्वास्त है, इस पर बाकायदा नोटिस हो गए हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने जो भी लोग आए उन्हें मेंटेनेबिलिटी पे के काबिल समाअत होने के बारे में दलाइल दें, लेकिन कल जमात इस्लामी की तरफ से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई कि इस दरख्वास्त पे हुकूमत सिंध को नोटिस हुए हैं, उनसे जवाब तलब किया गया है। लेकिन वही मेन
جو اسٹریم میڈیا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو وہ شاید انڈرمائن کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ چھوٹی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں اس کی نمائندگی کم ہے. اور جیسے سعید غنی نے بھی کہا کہ ان کی نمائندگی ایک سیٹ کی ہے اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ قانون کو بدل دیا جائے. تو جماعت اسلامی اگر وہ ایک سیٹ ہے لیکن وہ اپنے لیے تو نہیں کر رہے, وہ تو جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے فائدے کی بات ہوگی. ضروری نہیں کہ جماعت اسلامی آ جائے, کوئی بھی میئر بن سکتا ہے. دیکھیں جماعت اسلامی اس شہر کی نمائندگی کے لیے ایک حق رکھتی ہے, اس کی تاریخ ہے, 3 مرتبہ اس کا میئر یہاں پر آ چکا ہے. تو بلدیات اور میئر شپ کے بارے میں اس کا کلیم شاید کسی بھی پارٹی سے زیادہ مؤثر ہے, وہ اس چیز کو سمجھتی ہے. اور لوگوں نے عبدالستار افغانی کو 2 مرتبہ کامیاب کرنے کے بعد نعمت اللہ خان کو کامیاب بھی کیا اور انہیں یاد کرتی ہے کہ شہر میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. اب ان کا دھرنا ہے, اسے بھی اس دھرنے جتنی کوریج نہیں مل رہی ہے مین اسٹریم میڈیا میں, اور جتنی دوسرے دھرنوں کو ملتی رہی ہے جہاں ناچ گانا ہوتا رہا ہے یا کوئی دوسرے مسائل ہوتے تھے. اور اب یہ جو کراچی کے ایشو ہے اس پر بھی اسے اتنی توجہ نہیں مل رہی ہے. ایک باعث یا ایک متعصب رویہ اختیار کیا ہوا ہے کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے. آج ایک پارٹی ہے تو آج پیپلز پارٹی کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کل جام صادق کے دور میں وہ بھی اپوزیشن میں ہوتی تھی, وہ ہمیشہ حکومت سندھ میں تو نہیں رہی ہے کہ لوگوں نے منتخب کیا ہو, کبھی وہ اپوزیشن تھی. تو یہ وقت بدل جاتا ہے سیاست میں, صورتحال بدلتی ہے. تو جو جماعت اسلامی کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں, جو دھرنا دیا جا رہا ہے, آج 15ویں دن میں وہ شامل ہو چکا ہے. اور ایک مسلسل اتنے سخت موسم میں, کراچی کے لحاظ سے بہت زیادہ سخت موسم تھا, یہاں پر خواتین کا آنا, بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا. اور آج دھرنے میں جا کر دیکھیں تو مختلف تنظیموں کی طرف سے کچھ نعرے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے اب کراچی کے لوگ اس طرف رجوع کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل جو کراچی کے اب بڑھتے جا رہے ہیں, بجلی, پانی, ہر محلے میں گٹر خراب ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, بار بار بناتے ہیں, فنڈ کھا جاتے ہیں, کس طرح کے نمائندے ہیں. تو اب لوگ جماعت اسلامی پہ توجہ دے رہے ہیں, میڈیا توجہ دے یا نہ دے, لیکن لوگوں کی کافی ایک تعداد اس طرف آ رہی ہے. سر ایم کیو ایم نے بے شمار درخواستیں دائر کی صوبائی حکومت کے رویے کے خلاف مختلف ایشوز کے اوپر. اس کے بعد پھر پی ایس پی نے کی, پی ٹی آئی نے بھی 2-3 پہلے بھی درخواستیں دائر کی مختلف ایشوز کے اوپر. ایم کیو ایم نے کل یعنی کہ اتوار کے روز جب یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے بھی جو ہے وہ بلکہ 30 تاریخ کو جو ہے انہوں نے پی ایس پی نے اعلان کیا ہے کہ یہاں سے تبت سینٹر سے سی ایم ہاؤس تک ریلی نکالی جائے گی, دھرنا دیا جائے گا. اور مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ ہم کفن باندھ کے جائیں گے, واپس ایسے نہیں آئیں گے. اچھا, اب ایم کیو ایم کا جو ہے وہ کل یا پرسوں ان کی بھی ایک ریلی ہے اور باقاعدہ طور پر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. اچھا, جب بانی ایم کیو ایم ہوتے تھے تو اکثر ہم دیکھتے تھے کہ ایک چیز کا اعلان ہوتا تھا, لوگ خود ہی پہنچ جاتے تھے. اب ایم کیو ایم کو لوگوں کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ عدالت میں ایک طرف ناکامی, دوسری طرف عوام میں بھی پذیرائی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. تو ایم کیو ایم کے وجود اور اس کے بعد پھر یہ جو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اس بلدیاتی آرڈیننس کے خلاف, اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کے بارے میں اس وقت کامنٹ کرنا ایک عجیب صورتحال ہے کہ جو کراچی کا اردو اسپیکنگ ووٹر ہے جو یہاں بڑی تعداد میں تھا, وہ ایک تقسیم ہے. ایم کیو ایم نے جو 2018 میں الیکشن لڑا اور اس کے بعد انہیں میئر شپ بھی ملی ہے اس شہر میں, تو لوگ اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے انہیں ووٹ ملتا تھا الطاف حسین کے نام پر. آپ الطاف حسین کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, ہم نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی, لیکن لوگ جو تھے, شہر کے عوام, کسی بھی وجہ سے اس سے محبت کرتے تھے, اس کی آواز پر نکلتے تھے اور اس کے نام پر ووٹ ملا. اب 2018 میں کے الیکشن میں ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت پی ٹی آئی سب سے زیادہ بڑی نمائندہ جماعت ہے کیونکہ لوگوں میں, لیکن جو سیٹیں ایم کیو ایم کو مل گئیں وہ بھی الطاف حسین سے لنک کے ابہام کے اس میں ملا کہ ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے. اب جو متحدہ کی کارکردگی رہی ہے, جو میرے شپ میں ان کی کارکردگی رہی ہے, اب جو آئندہ الیکشن ہوگا, جو الطاف حسین سے ان کے فاصلے بڑھ گئے ہیں, تو اس میں اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب ہم ایک پروفیشنل صحافی ہوتے ہوئے ان کے بارے میں نہیں کہیں گے, لیکن الیکشن ہوں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ان کی قوت کہاں ہے. انہیں کتنے دن پہلے کسی جلسے کے لیے تیاریاں کرنا پڑتی ہیں, لوگ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں, اور کبھی کبھی تو جلسہ کرنے کے بعد انہیں صرف ڈی ایم سی سینٹرل کے ملازمین کو جمع کر کے وہاں پر یہ خطاب کرنا پڑتا ہے. تو ایک صورتحال وہ ایک مشکل فیز سے بہت زیادہ گزر رہے ہیں. دیکھو, بقا کا مسئلہ ہے, انہوں نے اپنا ایک عروج دیکھا ہے, انہیں دعوے کرنے کا حق ہے, اور اس وقت بھی ان کی نمائندگی ہے اسمبلیوں میں, لیکن اب جو آنے والا الیکشن ہے وہ اس کا تعین کر دے گا کہ ان کی پاس کتنی اسٹرینگتھ ہے اور عوام ان پر کتنا اعتماد کرتے ہیں.
सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। पीएसपी ने जिस तरह ऐलान किया है कि रैली निकालेंगे और उस रैली जो है वज़ीर आला हाउस तक जाएगी और हुकूमत सिंध की जानिब से जो नई कानून साजी की गई है इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे और धरना भी देंगे। इसके अलावा पीटीआई की जानिब से जो ख़ास तौर पर जो ऐलान किया गया था, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का सिर्फ दावा था, दरख्वास्त दायर नहीं की गई। खबरों की ज़ीनत उनके स्टेटमेंट ज़रूर बने, लेकिन अदालत से चूँकि घबरा रहे हैं, क्योंकि एक जितने भी इस बलदियाती ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दरख्वास्त आई 4 जमातों की तरफ से, वो एक दूसरे की केस को फॉलो कर रहे थे। हम क्योंकि वकला भी हमसे राब्ते में थे और हम कोशिश कर रहे थे कि उन मामलात को देखा जाए कि किसकी दरख्वास्त का क्या हशर होता है, यानी कि उस दरख्वास्त पे नोटिस होते नहीं होते। उसके बाद फिर दूसरी जमात ने भी यही किया, तीसरी जमात ने भी यही किया, चौथी जमात ने भी यही किया। बहरहाल उसमें जमात इस्लामी की दरख्वास्त पे नोटिस हुए और जवाब तलब कर लिया गया है। अब देखते हैं कि सूबाई हुकूमत इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो क्या जवाब देती है और अदालत खास तौर पर इस पर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन कल यानी कि जो बड़ा रोज़ है, इतवार का रोज़, वो बड़ा अहम है। जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर जो एहतजाजी धरना दिया जा रहा है वो तो मुस्तकिल चल ही रहा है, लेकिन अब उन्होंने शारा फैसल को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ एम्बुलेंसेस को जाने की इजाज़त होगी, इसके अलावा जो है वो किसी गाड़ी को, किसी भी ट्रांसपोर्ट को जाने की, आने जाने की इजाज़त नहीं होगी, ये ऐलान किया गया है। इसके अलावा MQM की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा का ऐलान किया गया है। जगह जगह शहर में कैंप्स और टेंट्स और उसके बाद फिर लोगों को एहतजाज में शिरकत के लिए दावत भी दी जा रही है, उनको मदऊ भी किया जा रहा है, लेकिन अब तक हमें लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आवाम की जानिब से। जिस तरह बयानी जो कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, उनकी आवाज़ के ऊपर शहरी निकलते थे, लब्बै कहते थे और उसके बाद फिर धरने को या एहतजाज को या कोई भी उनकी एक रैली या जलसा होता था उसको कामयाब करते थे। आज खुद शहरी जो है बड़ी तादाद में निकलते थे। अब जो है वो कैंप भी खाली पड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि जो लगाए गए हैं झंडे वो भी ना होने के बराबर हैं और जो सियासी एक्टिविटी है वो भी ना होने के बराबर है। MQM की बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के से अलग होने के बाद काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाकी मुख्तलिफ एक्टिविटी जारी हैं, जो भी अदालती कार्रवाई होगी वो इस सिलसिले में आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।